हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम जो कि आपका 2024 के जुलाई में होने वाला है। और ये पेपर नंबर 2 जो कि आपका साइंस का होता है जिस पे हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पे हम PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके 2024 में पूछे गए हैं जनवरी में, उस पे हम बात करने वाले हैं। और आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात CDP का, जिसका ये पार्ट नंबर 2 हो चुका है। इस पे आज हम बात करने वाले हैं कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस पे जो कि आपके 2024 के जनवरी में पूछे गए हैं। और यहाँ पे हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस को भी देखेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चंस पे बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है कि अभिकथन अर्थात यहाँ पे असर्शन और रीजन वाले टाइप से क्वेश्चन है, जिसमें ए दिया गया कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों अर्थात यहाँ से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। एक ये दिया गया है, फिर इसका कारण दिया गया अर्थात रीजन दिया गया है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित होता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस पे हम बात करेंगे कि इनमें से जो है अभिकथन ए सही है, आर सही है कि नहीं है। इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम देखते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि आप देख सकते दिया गया ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। फिर ऑप्शन यहाँ पे थर्ड आप देखेंगे दिया गया है कि ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी अर्थात लास्ट का दिया गया है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की कौन सा हो जाता है तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे हो जाता है अर्थात ए और आर दोनों क्या है सही है, परंतु इसमें जो है आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है क्योंकि वास्तविक जीवन की समस्याओं और साकार अनुभव से सीखने से बच्चों को शिक्षा और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई पथ मिलते हैं, बिल्कुल सही। और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। विकास व्यवस्थित और अनुक्रमित ना होकर सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय परिस्थितियों से प्रभावित होता है और विभिन्नता ली हुई होती हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और इसको हमने डिटेल से एक्सप्लेन भी किया। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं जो कि दिया गया है कि वैकल्प अर्थात डिसलेक्सिया एक डैश डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश डैश क्षमताओं या क्षमता को प्रभावित करती है। अर्थात यहाँ पे ये 2 जो रिक्त स्थान है इनको फिल करना होगा। जिसके लिए हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है कि भावनात्मक कामा चित्र बनाने। दूसरा दिया गया ऑप्शन यहाँ पे तांत्रिकी या न्यूरोलॉजिकल कामा ध्वनियों को प्रतीकों या चिन्हों के साथ जोड़ने से। ऑप्शन थर्ड दिया गया है शारीरिक या साथियों के साथ सामाजिकरण। ऑप्शन डी अर्थात लास्ट का दिया गया है संवेदी या शारीरिक गतिविधियों के समन्वयन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है इस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाता है करेक्ट ऑप्शन 2 नंबर पे जो कि दिया गया है कि तंत्रिकी या न्यूरोलॉजिकल। अर्थात यहाँ पे जब हम भरेंगे तो क्या होगा, डिसलेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थियों की ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसमें क्या है, वैकल्प या डिसलेक्सिया एक तंत्रिकी या न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थी की ध्वनियों को प्रतीकों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसका कारण है कि व्यक्ति शब्दों को सही ढंग से पढ़ने और समझने में कठिनाई महसूस करता है।
इस प्रकार से। और थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं तो यह निर्दिष्ट रूप से न्यूरोलॉजिकल क्षमता से संबंधित है, जिससे भाषा सीखने में रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन यह भावनात्मक नहीं है। इससे सीधे रूप से चित्र बनाने की या दोस्तों के साथ मिलकर समय बिताने की क्षमता पर प्रभावित नहीं पड़ता है या प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि दिया गया है कि एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के साथ अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? अब यहाँ पे ऑप्शंस पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, छात्रों को नियमों और परिभाषाएं याद करने दे, या ऑप्शन यहाँ पे दूसरा दिया गया है, शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों से बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें। ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है कि विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। ऑप्शन यहाँ पे जो कि फोर्थ नंबर पे है, छात्रों को छोटे छोटे समूहों में मुद्दों पर शोध करने को कहें। तो ये बहुत ही अच्छा है, तथा शोध करने दे और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे फोर्थ नंबर पे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिटेल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उपरोक्त संदर्भ में एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति यह होगी कि छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दे और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। और थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं तो यह उपाय छात्रों को सक्रिय रूप से शिक्षा में भाग लेने, गहन विचार करने और ज्ञान को वास्तविक जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करता है। इससे छात्रों को गहन समझ और सार्थक शिक्षा प्राप्त होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पे, जो कि यहाँ पे चौथे नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। अर्थात यहाँ पे कोहलबर्ग के नैतिक विकास की जो है पूछा गया कि वो किस अवस्था में जो है इर्द गिर्द अर्थात कानून का जो है वो इर्द गिर्द कब घूमता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पूर्व पारंपरिक नैतिकता के इधर उधर घूमता है इर्द गिर्द, या ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है पारंपरिक नैतिकता के, या ऑप्शन नंबर सी दिया गया है तीसरे नंबर पे विषम नैतिकता के, या ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है स्वाय नैतिकता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाता है, जिसमें कहा है पारंपरिक नैतिकता जो होती है उसके चारों तरफ क्या है कानून की नैतिकता इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये कोहलबर्ग के अनुसार है। थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक नैतिकता की अवस्था चरण में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ पे इस चरण में व्यक्ति सामाजिक नियमों और विधियों का पालन करके या करते हैं, उन्हें सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और कानून का पालन करने का महत्व समझ में आता है, चाहे वो व्यक्तिगत विचार करें या ना करें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस पे बात करते हैं, जो कि 5वें नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। अर्थात यहाँ पे आपको बताना है कि समावेशी जो कक्षा होती है उसका कौन सा उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है कि विविध दृष्टिकोणों का समावेश करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिया गया है उचित समावेशन का पालन करना। ऑप्शन सेकंड दिया गया है कि विभेदित निर्देशन देना, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिया गया है प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी अर्थात तो 4th नंबर पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समावेशी कक्षा में कभी भी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, अर्थात कंपटीशन एक प्रकार से नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से भी हम देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिए गए विकल्पों में से प्रतिस्पर्धा लोकाचार अर्थात भावना को प्रोत्साहित
करना एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। एक समावेशी कक्षा में सहयोग और साझेदारी पर प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा अधिक बल दिया जाता है। साझेदारी पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ना कि प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन पे। प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करने से कुछ छात्र बाहरी महसूस कर सकते हैं जो शिक्षा में समावेश और विविधता के सिद्धांतों का विरोध करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 6 नंबर पे दिया गया है। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी उपकरण है। क्या है पोर्टफोलियो? एक प्रभावी उपकरण है। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं और वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्निहित होते हैं। अर्थात यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि रचनात्मक मूल्यांकन, क्या कहा गया है कि जो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी उपकरण है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्निहित प्रदान करते हैं। इसके बाद यहीं पे ऑप्शन सी दिया गया है, वे मूल्यों से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके बाद वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। अब यहाँ पे कूट दिए गए हैं 4। फर्स्ट में दिया गया है बी और सी करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड में दिया गया है ए और डी करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पे थर्ड में पूछा गया कि ए बी और डी करेक्ट है। ऑप्शन जो है फोर्थ में पूछा गया ए बी और डी करेक्ट है। तो यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, अर्थात टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ए बी और डी क्या है करेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं इसके आंसर पे। तो यहाँ पे व्याख्या की जाए कि अनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो प्रभावी उपकरण हैं, क्योंकि ये छात्रों को मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल करते हैं, व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अनुभव प्रदान करते हैं और छात्रों के शिक्षा अधिगम के प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे और थोड़ा सा बात करें तो ये रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते हैं और पोर्टफोलियो को प्रभावी प्रणाली बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, अर्थात महारत लक्ष्य जो होता है उसका अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए निश्चित स्तर के दर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा दिया गया है कि किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर जोर दिया जाता है या ध्यान देना होता है। ऑप्शन यहाँ पे थर्ड दिया गया है कि बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे लास्ट का दिया गया है कि अपमान के डर से असफलता या सजा के बचने पर ध्यान देना। तो यहाँ पे आपको सही बताना है कि कौन सा महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना ये सबसे अच्छा होता है, ना कि यहाँ पे जो आपको ये फर्स्ट दिया गया है, ये दिया गया, ये सभी क्या है कि निगेटिव हो जाते हैं। ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते थोड़ा सा डिटेल से इसको। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिए गए विकल्पों में से किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। यह व्यक्तिगत विकास और कौशल के समग्र शिक्षा की अद्यत्न करने की ओर प्रेरित करता है। इसी में थोड़ा सा और हम बात करें तो यह व्यक्तिगत विकास, अधिगम और महारत को महत्व देता है। यह स्वाभाविक प्रेरणा है और शिक्षा के प्रति प्रेम को बढ़ावा देता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पे, जो कि 8 नंबर पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकरण का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन यहाँ पे सेकंड पे अगर हम बात करते हैं, शिक्षक बच्चों के प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। बहुत सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए
जिम्मेदार है। इसके बाद लास्ट का ऑप्शन दिया गया जिसमें उसने कहा है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड वाला हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें प्रगतिशील शिक्षा में तो शिक्षक का कार्य होता है कि शिक्षक बच्चों के प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन तथा सहायता भी देता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं इसी क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन विकल्प 2 में दिया गया है। इस शैक्षिक दृष्टिकोण में शिक्षक बच्चों को प्रयोग और अनुभवों के लिए विविध सामग्रियां प्रदान करता है, अर्थात सीखने के लिए अलग अलग सामग्रियां भी प्रदान करते हैं अध्यापक, और आवश्यकता होने पर आलम्बन भी प्रदान करते हैं। शिक्षक छात्रों को स्वतंत्रता और सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करते हैं और जो उच्चतम सीखने को सुनिश्चित करता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो कि आज का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 हो जाता है, जिसमें दिए गए पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर पर प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसी को प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पे 4 ऑप्शंस पे हम बात करने वाले हैं, जिसमें देखना है कौन सा करेक्ट होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ऑप्शन 2 दिया जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। ऑप्शन यहाँ पे 3rd दिया गया है जेंडर पहचान को मजबूत करना। ऑप्शन यहाँ पे 4th दिया गया है जेंडर भूमिका की नम्रता के हतोत्साहित को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं यहाँ पे। तो पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने हैं तो प्रोत्साहन मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी में थोड़ा सा और समझते हैं। तो ऐसे प्रश्न व्यक्ति को सोचने पर विवश करते हैं तथा उन्हें भिन्न रूपों में लिंग के प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह सामाजिक सोच को संवेदनशील बनाता है और समाज में लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। आज का हम अब लास्ट का क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अंशर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश 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 के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश 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 सीखने में सक्षम बनाती है। और इसके ऑप्शंस पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। ऑप्शन यहाँ पे आप सेकंड देख सकते हैं, थर्ड देख सकते हैं, फोर्थ देख सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और सही आंसर देखने के लिए आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर 3 देखना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए